मैं इंसान हूँ, भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि। मैं उसका प्रतिनिधि हूँ, किसी अन्याय के साथ सुलह नहीं करूँगा। नायक के बारे में बात करते हैं। जब आप पूरी फिल्म देख लेते हैं और फिल्म आखिरी मोड़ तक जब जाती है जिसमें फिल्म का नायक दुनिया को छोड़ के चला जाता है। कमाल की बात देखिए, फिल्म तब भी बहुत बड़ी जो है हिट नहीं हो पाई। जहाँ से कहानी आई है उस स्रोत पे बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। लाल शुक्ल के राग दरबारी की कहानी क्या है कि झूठ वाले कहाँ से कहाँ बढ़ गए, एक मैं था कि सच बोलता रहे। क्या बात वाह, तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा क्या होगा? हमारा काबुल जो बच्चा है उसका क्या होगा। नमस्कार, वरुणा एंटरटेनमेंट के एक नया आयाम फिल्मी दुनिया, जिसमें आज हम बात करेंगे फिल्म सत्यकाम। मैं इंसान हूँ, भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि। मैं उसका प्रतिनिधि हूँ, किसी अन्याय के साथ सुलह नहीं करूँगा। तो ये उस फिल्म का सार है जिसकी आज हम बात करेंगे। सन 1969 में आई फिल्म सत्यकाम, जिसका निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने, और इसमें गीत लिखे थे कैफी आज़मी ने। म्यूज़िक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, संजीव कुमार इसमें मुख्य किरदार थे, और कई सारी इससे बहुत बेहतरीन जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। तो उस पर आज हम थोड़ा बातचीत करेंगे। जहाँ से कहानी आई है उस स्रोत पे बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। कि छांदोग्य उपनिषद के चौथे अध्याय से जहाँ सत्यकाम हुए और उनके गुरु हुए, गुरु गौतम के पास जाते हैं। गौतम को पता सत्यकाम को पता नहीं है कि पिता कौन है, पर माँ कहती हैं कि तुम माँ का नाम जबाला सत्यकाम तुम आज से हुए। और जाके बताते हैं तो गुरु बड़ा प्रसन्न होते हैं कि इतनी निर्भयता से अपने पिता के बारे में बता पाना कि पता नहीं है कि पिता कौन है। उसका माथा चूम लेते हैं और फिर कहते हैं कि आज से तुम मेरे शिष्य हुए। तो इस शिष्य की परंपरा को वहां से उठा करके वर्तमान में वही कथा वस्तु को जोड़ना, ये एक निर्देशक के तौर पे, बतौर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के लिए कैसा रहा होगा, कितनी चुनौतीपूर्ण रही होंगी ये चीजें, इसके बारे में बताएं क्या कहते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 1966 में। अगर आपको बताओ, अनुपमा फिल्म आई थी। अनुपमा फिल्म की लगभग टीम जो है यहाँ सत्यकाम में आई है। अच्छा। राजेंद्र सिंह बेदी कमाल के डायलॉग्स लिखे थे अनुपमा में, यहाँ भी लिखे हैं। बिमल दत्ता, उन्होंने स्क्रीन पे लिखा था, यहाँ भी लिखा है। दिक्कत जो कास्ट भी लगभग धर्मेंद्र हैं, शर्मिला टैगोर हैं, कास्ट भी लगभग तमाम लोग जो है सेम है। असरानी भी है, तरुण बोस हैं जो लाडिया बनते हैं। दिक्कत आई जो है अनुपमा की बॉक्स ऑफिस सक्सेस पे। अनुपमा इतनी बड़ी हिट नहीं हुई। चैटर्जी बनते हैं जो, उनका क्या नाम है, अनंतो चैटर्जी। रूबी घोष उनका नाम है, फिल्म में अनंतो चैटर्जी नाम है। तो हुआ ये कि मसलन फिल्म बन रही थी और दिक्कत आई प्रोड्यूसर की। तो धर्मेंद्र ने सोचा कि कहानी तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये 1967 में जो उपन्यास आया था सत्यकाम नाम का, नारायण सान्याल ने उपन्यास लिखा था, बंगाली राइटर, उस पे ये बेस्ड है। तो प्रोड्यूसर मिल नहीं रहा था। तो उस समय धर्मेंद्र के जो जीजा जी थे और उनकी बहन थी, उनका एक प्रोडक्शन हाउस था, और वो बड़ी उनकी फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही थी। तो फिर हुआ क्या कि धर्मेंद्र ने अपने 25 लाख रुपए इस फिल्म में डाले और एक तरीके से इसके निर्माता बन गए, प्रोड्यूसर बन गए। लेकिन प्रोड्यूस्ड बाय शेरजीत सिंह लिखा था। हाँ। तो शेरजीत सिंह उनके जीजा ब्रदर। हाँ जी। ओके। तो लेकिन कमाल की बात देखिए, फिल्म तब भी बहुत बड़ी जो है हिट नहीं हो पाई। 55 लाख में बनी थी और 60 लाख रुपए कमाए। लेकिन आज तकरीबन इसको काफ़ी 60-70 साल हो गए रिलीज़ हुए, और एक बड़ा नाम है सिनेफाइल्स में, एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। और इस फिल्म को ये देखिएगा, अगले साल नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदी फिल्म मिला था। सेम जो हुआ था अनुपमा के साथ हुआ था, चली नहीं। 1970 में इसे मिला, 1967 में अनुपमा को मिला। अच्छा। ऋषिकेश मुखर्जी की 2 फिल्में आई, चली नहीं, और अगले ही साल उसको बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिल गया। जब इस फिल्म के नायक के बारे में बात करते हैं, जब आप पूरी फिल्म देख लेते हैं और फिल्म आखिरी मोड़ तक जब जाती है जिसमें फिल्म का नायक दुनिया को छोड़ के चला जाता है, धर्मेंद्र कह रहे हैं कि हम सचमुच कितने भाग्यवान हैं, कितने अच्छे दिनों में जन्म लिया है। भूख, बेरोजगारी, ब्लैक मार्केटिंग सब खत्म हो जाएगी। सच पूछो तो मेहनत और ईमानदारी के दिन अब आए हैं, सोच कर ही आंसू आ जाते हैं। ये है आइडियलिज्म, और फिल्म होती है पूरी की पूरी रियलिज्म में। तो ये आदर्श और यथार्थ, इन दोनों के बीच में जो हमारा नायक पिसता है, और पिसने के बाद आखिरी मोड़ में फिल्म में जो दुनिया छोड़ के जा रहा है, उस समय के डायलॉग, जब अपने पत्नी के द्वारा 25,000 रुपए के लिए आकर के सिग्नेचर करता है और कितना
उसको आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वो मजबूर हो चुका है, अपने आदर्श को छोड़ रहा है। ये वो दौर है जब देश आज़ाद हो रहा है ना। आज़ादी का एक सपना हमने देखा था, और आज़ाद मुल्क कैसा होगा इसका भी एक सपना हमने देखा था, है ना। वो समाजवाद का सपना कि सबको बराबर संसाधन और तमाम बातें जो नेहरू के समाजवाद में थी। आप देखें कि सन 1957 में इस समाजवाद का जो सपना टूट रहा है, इस पर गुरुदत्त प्यासा बना चुके हैं। प्यासा जैसी कल्ट मूवी बन चुकी है। ऋषिकेश मुखर्जी के सामने एक चुनौती रही होगी कि फिर से कैसे उन चीज़ों को लेकर के आया जाए। आप देखें 1968 में हिंदी में एक उपन्यास आता है राग दरबारी, जिसको अगले ही वर्ष जब ये फिल्म रिलीज हुई 1969 में उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी की कहानी क्या है? वही नेहरू का टूटता हुआ समाजवाद, एक नया राजनीतिक भारत कैसा बनेगा के माध्यम से। इस फिल्म की जो समस्या है वो यही है कि एक सपना देखा, एक ऐसा नायक, आदर्शवादी नायक धर्मेंद्र जो सत्यप्रिय हैं, और जीवन में तमाम जगहों पर समझौता नहीं करते हैं, और समझौता ना करने की वजह से उन्हें बार बार क्या होता है कि नौकरी से निकाला जाता है, या खुद वो नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं कर सकते। कि जगह जगह तबादले क्या दिखा रहे हैं कि पूरे भारत में ये व्यवस्था चल रही है, वो जहाँ भी जा रहे हैं वो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। यानी आज़ादी के सपने के साथ जहाँ भी भारत में जा रहे हैं, एक आज़ाद भारत में, उस सपने के साथ वहाँ फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। ये वही धर्मेंद्र हैं जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है जब कॉलेज में हैं। ये वही सत्यप्रिय हैं जो बता रहे हैं कि कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमको खुली हवा में स्वतंत्र भारत में सांस लेने को मिलेगा। और ये वही धर्मेंद्र हैं जो भारत में जब जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और नौकरशाही व्यवस्था में शामिल हो रहे हैं, तो फिर उनको किन किन जिल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसमें एक जो मध्य वर्ग का टूटता हुआ मोहभंग है ना, जो एक मोहभंग है टूटता हुआ कि ये सपना पूरा होने वाला है, नहीं हुआ पूरा, नहीं हुआ पूरा, अब टूटता हुआ मोहभंग है। इसलिए जैसे जैसे आप थ्रू आउट कैरेक्टर को देखेंगे, चिड़चिड़ा कैरेक्टर है, वो गुस्से में बोल रहा है, अपने दोस्त से भी गुस्से में बात कर रहा है, और अंत में एक गंभीर बीमारी से, कैंसर नाम की बीमारी से उनकी मौत हो जाती है। ये भी दिखाया गया है कि सत्य बोलने वाला जो कैरेक्टर है, जो सत्य के राह पर चलने वाला है, अंत में उसकी गति मौत भी हो सकती है। फिल्म में धर्मेंद्र जो कहते हैं, वो डायलॉग आपको याद होगा, वो अंगारे वाला, कि सत्य एक ऐसा अंगारा है, एक ऐसी चिंगारी है, अगर हाथ पे रखोगे तो वो हाथ जलेगा। अगर हाथ जलाने का साहस है तो सत्य बोलना चाहिए, और सत्य बोलने की कीमत भी है कि आपको अपना हाथ जलाना पड़े। मतलब ये हो ही नहीं सकता, उसमें कहते हैं ये हो ही नहीं सकता कि आप धधकते हुए ज्वाला को अपने हाथ में रखें और हाथ न जले। डायलॉग्स की बात चली है तो फिर जरा अब अच्छे से करते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी जी की एक जो सबसे मेरा पसंदीदा डायलॉग है, जो मैं आपको कम से कम 50 बार सुना चुका हूँ पिछले 2 दिन में, तो कितना बदमाश आदमी है, रिश्वत नहीं लेता। बिल्कुल। तो क्या क्या कॉन्ट्रास्ट सेट किया है डायलॉग में, है ना। और ऐसे कई सारे ऐसे संवाद है फिल्म में जो मजा आ जाता है। मतलब आज के भी राइटर्स के लिए अगर हम कहते हैं ना कि हम अपने डायलॉग्स में कुछ चमत्कार उत्पन्न कर दें, आप देखिए कितनी साधारण बात को, और फिल्म में कई जगह ये बात आती है। वो जो ऑफिस में जब वो संजीव कुमार से, जो नरेंद्र शर्मा का कैरेक्टर है, कॉम्प्रोमाइज की जब बात करते हैं, तो एक पंक्ति में बात कही गई है और उस पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो सरल सीधी बातें, और ये सब बातें, इन सब बातों को लिख करके उन्होंने वो नेशनल अवार्ड मिलता है उनको। तो फिल्म में चमत्कार जब उत्पन्न करने की बात करते हैं डायलॉग में, तो कभी भी बहुत दूसरे लीक पर चलने से अच्छा है कि उसकी कथा वस्तु की गंभीरता को समझा जाए, पात्र जो रियल पात्र हैं आपस में कैसे बात करते हैं, उस चीज़ को समझा जाए, और फिर जब डायलॉग लिखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर। ये सत्यकाम जब हम देख रहे थे, या जब आपने कभी देखा होगा, तो इसमें जो संवाद है जिनको लेकर के हम बहुत बातचीत कर रहे हैं, कौन कौन से संवाद हैं जो आपके हृदय के बहुत प्रिय हैं, जो बहुत करीब हैं? मेरा जो बहुत ही अजीज़, मुझे बहुत पसंदीदा संवाद लगता है, वो ये था कि जब धर्मेंद्र जो है और शर्मिला टैगोर बात कर रहे होते हैं, शर्मिला टैगोर कहती हैं कि इस दुनिया ने मुझे दिया ही क्या है, और मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। तब धर्मेंद्र का जवाब आता है कि मैं तो इस दुनिया का हिस्सा हूँ ना। तो वो एक पूरा सीन बन जाता है कि दोनों के बीच में क्या द्वंद्व है, क्या चीज़ है जो उन्हें रोक रही है एक होने। क्योंकि धर्मेंद्र के दिल में भी प्यार पनप रहा है और शर्मिला टैगोर के दिल में भी प्यार पनप रहा है, लेकिन एक जो है वैश्या की बेटी है और एक ऊंचे कुल का लड़का है। इसमें ना एक ऐसे भी देखें कि गंभीर संवाद है पूरी फिल्म में, लेकिन कहीं कहीं राजेंद्र सिंह बेदी ने हल्का करने के लिए धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर के बीच में
हल्का फुल्का संवाद रखा है। जैसे वो जब उनकी उम्र पूछने की बात आती हाँ। है तो कहते हैं कि ये कितने साल के होंगे आप, जो उनके धर्म पिता होते हैं। हाँ। उसको कौन सा कैरेक्टर है वो, 40। डेविड अब्राहम। डेविड अब्राहम, कि वो कितने साल के होंगे, तो कहती हैं कि उनकी उम्र मुझसे 40 साल ज़्यादा है। हाँ। तो वो असल में पूछना चाहते हैं कि शर्मिला टैगोर की उम्र कितनी है। तो कहती हैं कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरी उम्र कितनी है, तो बताती है कि मैं 19 साल की हूँ। तो जो वो पूरा संवाद है वो एक रिलीफ की तरह आता है कि मतलब भारी संवाद हो रहा है बीच में ऐसे। और जादूगरी देखो, उसी लाइन को फिर दोबारा मुझसे कब मत पूछिएगा कि मेरी उम्र क्या है, जब वो ऐसा इंटेंस सीन को खत्म करने के लिए वही लाइन आती है। क्या जादूगरी 19 करी है राजेंद्र सिंह बेदी साहब ने, कमाल के राइटर हैं। जब वो आखिरी बार उनसे निवेदन कर रही है कि मुझे हाँ, लेते हाँ, जाओ, वो मुझसे उसी शादी scene कर में। लो। और अगर इसकी बात हो ही रही है तो बाकी भी फिल्मों में हम देखेंगे, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में खास तौर पे जो फीमेल कैरेक्टर है, जो महिला पात्र है, वो कितनी मजबूती के साथ अपनी बात रखती है। एक असहाय, एक पीड़ित महिला है ना, जिस पे अत्याचार हुआ है ना, उसको धर्मेंद्र अपनाता है, उसका कैरेक्टर अपनाता है और उसके साथ रहती है। और अंत में उसका पति मर रहा है कैंसर से। उसके पास एक विकल्प है कि किसी एक बिल पर साइन करा लेगी तो उसे वो लाडिया वाला जो कैरेक्टर है वो 25,000 रुपए दे देगा आगे का जीवन चलाने के लिए। और उसके सामने ला करके वो रखती है कि तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा, हमारा काबुल जो बच्चा है उसका क्या होगा, और इस पर साइन कर दो, रख के चली जाती है। उस समय एक चीज याद आता है, जब वो उनकी बीवी कहती हैं, धर्मेंद्र की बीवी उस समय शर्मिला टैगोर हैं, जो कंचना नाम है ना पात्र में, रंजना। काबुल तुम्हारा बेटा होता तो क्या साइन कर देते? रज्जो। हाँ नहीं, उस समय डायलॉग जब वो कहती है मेरे पास 25,000 रुपए कहाँ से होंगे, हाँ। तो वो डायलॉग बोलने से पहले उनके सामने वो पूरी की पूरी पीठिका चल रही होगी कि हमारे घर में है क्या। इतने दिनों से इन्होंने नौकरी की, नौकरी में मिला तो मिला क्या, सिर्फ और सिर्फ तबादला मिला, कि उनके जहन में अपने पति के लिए कुछ ऐसा भी आया होगा कि झूठ वाले कहाँ से कहाँ बढ़ गए, एक मैं था कि सच बोलता रह गया। क्या बात, वाह। झूठ वाले कहाँ से कहाँ बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। इस दृश्य पर वापस लौटते हैं कि वो कहती हैं कि साइन कर देना, वो बिल रखकर चली जाती हैं। उनको पता है कि पता नहीं साइन करेगा, उसको तो यही लगता है कि शायद साइन ना करे। अगले दिन आती हैं तो वो बिल निकाल कर उसी अपने बेड पे लेटे हुए हैं, बिल निकाल कर देते हैं, देखती हैं, साइन कर दिए होते हैं। यहाँ पे उस कैरेक्टर के पास एक विकल्प था कि वो उसको अपने पास रख लेती, लाडिया से 25,000 रुपए ले लेती, पर चूंकि उसका पति पूरे जीवन अपने मूल्यों पर चलने वाला व्यक्ति रहा है, सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति रहा है, अब वो जब मर रहा है, ऐसे समय में वो उसको मतलब मूल्यों से समझौता नहीं करने देती है और तुरंत वो बिल फाड़ कर फेंक देती है। और फेंकते हुए कहती भी है कि तुम्हें पता था ना कि मैं ये बिल फाड़ कर फेंक दूंगी। तो उन दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है, जो संबंध है, जो प्रेम है, उसको भी किस तरह से दिखाया है, तो वो कैरेक्टर की मजबूती है। उस समय धर्मेंद्र की एक्टिंग देखी आपने, उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी थी, जो इमोशन था, जो आंसू थे, जो पूरी फिल्म में नहीं आया है, वो उस फिल्म में गर्व की भी अनुभूति है कि प्रेम सफल रहा, और ये भी है कि जिस मूल्य का मैंने अनुपालन किया, मेरी पत्नी भी उसको आगे कैरी कर रही है, उसको आगे लेके चल रही है। और धर्मेंद्र ने भी माना है कि ये उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। मुखर्जी साहब ने भी माना है, ऋषिकेश मुखर्जी ने भी माना है, अब कई जगह इंटरव्यू में कहे हैं कि मेरे जीवन की जो सबसे अच्छी फिल्म रही है वो सत्यकाम रही है। और भी जो फिल्मों पे सोचने पढ़ने वाले लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि जो ये सत्यकाम है, ऋषिकेश मुखर्जी की जीवन की सबसे अच्छी फिल्म है। इस फिल्म को जो है सेम तमिल में भी बनाया गया था, पुन्नगई नाम से। जेमिनी गणेशन जो कि रेखा जी के पिता हैं इलेजिटिमेट तरीके से, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इस फिल्म के साथ भी वही हुआ था जो सत्यकाम के साथ हुआ। 1971 में तमिल में बनी, आज एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है तमिल सिनेमा में, लेकिन उस समय बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी। अहेड ऑफ इट्स टाइम कुछ कहानियाँ होती हैं ना जो लोग समय से आगे की समझते हैं, ये वैसी ही थी ये कहानी। वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा। एक जो इसकी चीज़ छूट रही है मेरे ख्याल से, जो बात होनी चाहिए, हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर और इस फिल्म के गीत पर। अगर डायरेक्टर की नज़र से देखें तो ये गीत के माध्यम से, गीतों के माध्यम में इनकी सबसे कमज़ोर फिल्म मानी जाएगी। मतलब गीतों को ले लेना तो इनके अन्य फिल्मों में आप देखें, आलाप है, अभिमान है, तो इसके गीत, अनुपमा के गीत इसकी तुलना में बहुत चर्चित रहे हैं, अनाड़ी। लेकिन इसका एक गीत जो है वो जब वो लोग साइड पे होते हैं। अच्छा, मैं समझ गया किसकी बात कर रहे हो। कौन सा गीत बताओ?
अभी क्या कहोगे, सुना तो हंसोगे, कि है गीत अधूरा, तराना अधूरा। कैफी आजमी साहब ने लिखा है। बहुत सुंदर तरीके से इस गीत को लता जी ने गाया है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। फिल्माया भी बड़ा अच्छा गया। जयवंत साहब थे इसके सिनेमेटोग्राफर। उनकी कुछ कुछ सीन्स तो बहुत अच्छे हैं। वो आपको याद हो मनमोहन जो इस फिल्म के विलन है, कुमार क्या नाम है, कुमार बहादुर। वो जब ऐसे ग्लास से कुछ पी रहे होते हैं और उस ग्लास के जो एज पे दिखती हैं शर्मिला टैगोर, और फिर वो गीत है वहाँ पे दूसरा हाँ, गीत, 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी कैसी ये जिंदगी, वो भी बहुत सुंदर, वो भी गीत कैफी आजमी साहब ने ही हाँ लिखा उन्होंने लिखा है। नरेंद्र जो कैरेक्टर हैं, जब उनको मैं देखता हूँ तो बशीर साहब का शेर याद आता है कि जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें कि हौसला नहीं होता है। उनका ही अपना दोस्त है जो अडिग है, जो सत्यनिष्ठ है, समाज और पूरे के पूरे व्यवस्था, पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ जाकर के बात कर रहा है। और नरेंद्र इतने मजबूर तो दूसरा पक्ष है, इतने मजबूर हैं कि चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति ठीक कर रहा है। जब वो डायलॉग आता है कि साहब मेरा कहीं ना, मैं इसके साथ काम नहीं कर पाऊंगा, मैं, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मुझे कहीं और भेज दीजिए इसके इधर। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दो दोस्तों के बीच में, और दोनों दो ध्रुव हैं, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये द्वंद्व है और ये आज़ाद भारत का चेहरा भी है कि बहुत तेजी से लोग व्यवस्था के साथ ढलते चले गए। नरेंद्र शर्मा जो कैरेक्टर है वो उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो व्यवस्था, बार बार कहते हैं कि व्यवस्था है उसमें ढलना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये शब्द बार बार कॉम्प्रोमाइज। तो वो व्यवस्था जो हम बना रहे थे और बनते बनते उसमें ढलते चले गए उसमें। लेकिन दूसरी तरफ जो एक पत्थर की तरह खड़ा कैरेक्टर है धर्मेंद्र का, जनता मुझसे, नागार्जुन की कविता है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। तो वो जो सच बोलने की आदत है ना, और वो मूल्य है अब जो अपने अंतिम दौर में चल रहे हैं और अंत में उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। महिला आचरण के बावन दास को याद करें तो उसके चिथड़े को फाड़ करके उसके चिथड़े लटके हुए अंत में दिखाई देते हैं पेड़ों पर ऊपर, जो एक विचार का प्रतीक है। वैसे ही अंत में कैंसर से ये कैरेक्टर मर जाता है, तो वो मूल्य जो बस अब आखिरी सांसें अपनी ले रहा है उसका वो प्रतीक है। और दूसरी तरफ जो नरेंद्र शर्मा का कैरेक्टर है वो क्या कह रहा है कि वो जो व्यवस्था के साथ ढल जाए, जो व्यवस्था को अपना ले। इसमें एक बड़ा ज़रूरी जो मुझे महसूस होता है, बहुत ज़रूरी सवाल आता है, वो ये है कि दुनिया के नज़रिए से अगर देखें तो जो नरेंद्र नाम का जो कैरेक्टर है, जो संजीव जी वहाँ पे प्ले कर रहे हैं, वो व्यवस्था का हिस्सा हो जा रहा है, सिस्टम का हिस्सा हो जा रहा है। तो वो क्या वो करप्ट है या वो रियलिस्टिक है? वो यथार्थ के साथ चल रहे हैं या उनके ऊपर भी करप्शन का तोहमत लगेगा, उन्हें भी झेलना पड़ेगा? तो आप ही बता सकते हो, आप बताओ, आपका ही सवाल मुझे है। तो लगता है कि वो मतलब हम कोई उनको ऐसे छूट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसलिए कि वो बस हीरो के दोस्त हैं और उनके वो है, छूट नहीं दे सकते, क्योंकि वो बार बार समझा रहे हैं धर्मेंद्र को, उस कैरेक्टर को, सत्यप्रिय को बार बार बता रहे हैं कि थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आप लोग। ये थोड़ा सा बदलना क्या है? थोड़ा सा बदलना सिस्टम और उसके साथ समझौता करना ही है, उस व्यवस्था के साथ समझौता करना ही है। तो वो उनके भीतर का जो द्वंद्व है ना, उसको भी दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं उस चीज को। है उनको पता है कि ये रास्ता कहीं ना कहीं सही तो यही है, सत्यप्रिय यही सही है, लेकिन वो उनकी पत्नी है, उनको अपना घर चलाना है, उनकी एक बेटी हुई है, जो फिल्म में आता है कि बेटी हुई है, तो दिखा रहा है कि मिडिल क्लास को या उस वर्ग को अपना घर भी चलाना है, तो क्या करे भाई, व्यवस्था है, सबसे ऊपर जो लोग बैठे हैं उनसे समझौता कर लेते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसे इस फिल्म के बारे में, मुझे लगता है कि बातें तो हम करते रहेंगे, आगे बातें और भी होंगी, लेकिन ये फिल्म फिर से देखी जानी चाहिए। और आज के समय में जब झूठ का बाजार इतना बड़ा है, तो वैसे में ये फिल्म बहुत बेहद जरूरी हो जाती है। सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। ये इकलौते ऐसे जो डायरेक्टर हैं जो समय के साथ जो है चले नहीं, और इनकी एक खासियत भी रही है। जब रोमांटिक फिल्में बन रही थी, सोशल इश्यूज़ पे बनाई, सोशल इश्यूज़ पे फिल्में बन रही थी, ऐसी सत्यकाम जैसी फिल्में बनाई जो कि उपनिषदों पे बेस्ड थी। जब एक्शन फिल्में बन रही थी, गोलमाल, रंग बिरंगी जैसी कॉमेडी फिल्में बनाई, मतलब एक बेंचमार्क सेट किया फिल्म मेकिंग का। तो ये हमारी जो सीरीज़ है, और इसके साथ वो जो बात है ना कि एक तरफ कॉमर्शियल सिनेमा है, व्यावसायिक सिनेमा है, दूसरी तरफ समानांतर सिनेमा है, उसके बीच में मिडिल सिनेमा लाने वाले व्यक्ति हैं, यही मिडिल सिनेमा के लिए भी जाने जाते हैं।
और एक बड़ा पहल था ये सिनेमा की दुनिया में कि जहां आप व्यावसायिक सिनेमा को और समानांतर सिनेमा को एक साथ मिला दो, तो वो जो दूरी थी वो दूरी पाटती हुई नजर आते हैं। तो इस अर्थ में भी बड़े डायरेक्टर होते हैं ऋषिकेश मुखर्जी। तो मुझे लगता है आपकी इसी बातचीत पे हमें हमारे आज के कार्यक्रम बिल्कुल, का बिल्कुल। इस वीडियो को खत्म करना जी, चाहिए, जी, जी। क्योंकि खत्म होगा तो नया शुरू होगा और बारिश बहुत तेज हो गई है। तो बारिश हो रही है, आप लोग घर जाइए, फिल्म देखिए, हाँ है ना, मजा कीजिए, ठीक हाँ, है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड